हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जैसा कि हम लोगों ने टर्म 2 स्टार्ट कर दिया है, आपको पता है, और आपके पास एक वीडियो हमारी ईएम वेव्स की पहुंच चुकी है, राइट। तो आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं और आई होप कि आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है अभी तक तो जाइए और उस वीडियो को ओपन करके आप उसके अच्छे से देखकर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब वेट करोगे तो फिर आपका टर्म 2 में कुछ नहीं होने वाला, आप बेकार हो जाओगे। टर्म 1 में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ा है, बहुत सारे बच्चों को मैं बता रहा हूँ एग्जाम अच्छा नहीं गया, इसलिए अब वेट नहीं, अब देर नहीं करनी है और स्टार्ट कर दीजिए, लग जाइए पढ़ाई में। हम तो आपके लिए लग ही चुके हैं, ठीक है, और कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं जरा चैप्टर नंबर 8 से। उसकी 1 वीडियो मैं आपको दे चुका हूं और ये जो वीडियो है आपकी, ये हमारी लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, बिकॉज 2 ही वीडियोस में ये चैप्टर पूरा हमारा खत्म हो जाएगा। फाइन। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो हमारा टॉपिक रिमेनिंग था, उसको डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट जो अभी तक 10 इयर्स में जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कहानी से। तो नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और यही बचा था। बाकी के टॉपिक्स मैंने खत्म कर दिए थे फर्स्ट लेक्चर में ही। ये सेकंड लेक्चर है हमारा और 2 ही लेक्चर्स इसमें मैं लेकर आ रहा हूँ, 2 में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना। अगर आप करोगे तो फिर आपकी मर्जी है, करते रहो, आप अपना टाइम वेस्ट करते रहो, कोई फायदा नहीं है। फाइन। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, पहले हमें ये समझना है। तो बेसिकली स्पेक्ट्रम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूं तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है किसी भी चीज का कलेक्शन, और यू कैन से बैंड, ठीक है। अब यहां पर बात हो रही है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स थी हमारी, अब वो जो वेव्स थी तो ऐसा तो नहीं था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एक ही फ्रीक्वेंसी है या एक ही वेवलेंथ है, ऐसा नहीं था। देयर आर लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दैट ईएम वेव्स। सो अकॉर्डिंग टू दीज फ्रीक्वेंसीज, दीज वेवलेंथ, एनर्जी ऑफ द वेव्स, हमने उनको क्या किया है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। और वो जो सारी वेव्स को मिला के जो एक कलेक्शन रेडी होता है हमारे पास, जो बहुत सारी ईएम वेव्स का जो कलेक्शन आता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, दैट कलेक्शन और दैट बैंड ऑफ दीज ईएम वेव्स इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम स्पेक्ट्रम इज व्हाट, electromagnetic spectrum is the band or collection of all the EM waves, collection of all the EM waves, right, of all frequencies. All frequencies. Clear? So EM waves का कलेक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इज इट क्लियर और नॉट? अगर कहीं भी डाउट हो तो साथ के साथ मुझे बताते चलो, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, अच्छा एक यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा कि अभी कुछ बच्चों ने ये कहा है, फर्स्ट लेक्चर में कमेंट किया था उन्होंने, कमेंट बॉक्स में उन्होंने डाला था कि सर हमारा सिलेबस डिले हो जाएगा अगर आप वीडियो ज़्यादा लेट प्रोवाइड कराओगे। तो उन बच्चों को मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, आपका सिलेबस मोस्ट प्रॉब्ली एंड ऑफ जनवरी और स्टार्टिंग ऑफ फरवरी तक ख़त्म हो जाएगा,
ठीक है। और जो वीडियोज़ आपकी आएंगी वो सारी की सारी वीडियोज़ आपकी जो है मिड ऑफ फेब तक सारी वीडियोज़ आपके पास तक पहुंच जाएंगी। सारी वीडियोज़ मीन्स मैं अगर बात करूं 15 फेब तक मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपके पास पहुंच जाएगा। तो आपको सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है ना, पढ़ाई पर ध्यान दो। सिलेबस तो हम कवर कराएंगे, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। आप बस जितना मैं करा रहा हूँ उतना करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। सिलेबस का प्रॉमिस हमारी तरफ से है, सिलेबस मैं आपका A to Z कराऊंगा और बिफोर एग्जाम एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर कराऊंगा और 1 मंथ में आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं आपको रिवीजन दूंगा, ठीक है। तो 1 महीने में आपको रिवीजन क्लास दूंगा एग्जाम से 1 महीने पहले, और 1 महीने पहले तक हमारा सारा सिलेबस ईच एंड एवरी टॉपिक विद P/Qs ऑफ दैट चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर P/Qs के साथ फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, बस पढ़ाई करते रहो। चलिए, तो व्हाट इज EM वेव? EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दैट यू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर मूविंग लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर बेसिकली जो हमारी ये पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम बनता है ना, जो कलेक्शन ऑफ EM वेव्स है, उसमें हमारी ये 7 वेव्स हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले है रेडियो वेव्स, नंबर 2 माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एंड देन एक्स-रेज एंड गामा रेज। These are the EM waves which are in the electromagnetic spectrum। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इनके बारे में कुछ एलिमेंट्री फैक्ट्स को जानना है और इनकी यूजेस को समझना है। और मैं बता रहा हूं आपको, पहले भी मैंने बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक से आप ये मान के चलिए कि 90% चांसेस हैं कि आपका जो 2 to 3 मार्क्स का जो पेपर आने वाला है EM वेव से 2 या 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी टॉपिक से बनेंगे, या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कराई थी उनसे बन जाएगा। बट मोस्ट 90% चांसेस हमारे इसी टॉपिक से, स्पेक्ट्रम से बनेंगे। कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये भी मैं अभी साथ के साथ आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेडियो वेव से। तो सबसे पहली हमारे पास है रेडियो वेव। अब बेटा मैं आपको इसमें ना 4 चीजें बताऊंगा, और ये 4 चीजें अगर आपने कर ली तो मैं दावा करता हूं कि आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो हमारा EM वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे पहली वेव आती है हमारी रेडियो वेव, ठीक है। तो कहानी को समझेंगे रेडियो वेव्स की, ठीक है। अब रेडियो वेव्स हो चाहे कोई सी वेव हो, स्पेक्ट्रम की जो 7 की 7 वेव्स हैं, उन 7 की 7 वेव्स के अंदर मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज उसमें होगी फ्रीक्वेंसी रेंज, दूसरा होगा आपका वेवलेंथ रेंज, तीसरा होगा आपका प्रोडक्शन, हाउ वी प्रोड्यूसेस दीज वेव्स, राइट, एंड लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यूजेज। आप उन वेव्स को कहां यूज कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो ये चारों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हर एक वेव के अंदर मैं क्या डिस्कस करूंगा? फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज, प्रोडक्शन एंड यूजेस। और ये श्योरिटी है, अगर ये चारों चीजें आपने ढंग से कर ली ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये 2 नंबर और 3 नंबर जितने भी आपका यहाँ 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, और ये 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% श्योर है, 100% श्योर है। क्लियर? कैसे श्योर है जरा देखिए। तो सबसे पहले रेडियो वेव्स की बात करता हूं। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी, ये 5 × 10⁵ से स्टार्ट होकर और 10⁹ हर्ट्ज तक होती है। क्लियर? 5 × 10⁵ हर्ट्ज से स्टार्ट होकर 10⁹ हर्ट्ज तक होती है। वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ हमारी 6 × 10⁻² मीटर से लेकर 0.2 मीटर तक की वेव्स इसमें होती है। मतलब 0.3 मीटर, 0.3 मीटर से 6 × 10⁻² का मतलब 600, 6 × 10⁻² मीन्स 600 मीटर तक की वेव्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगी 0.3 मीटर से स्टार्ट होकर, ठीक है। प्रोडक्शन कैसे होता है इन वेव्स का? हाउ वी प्रोड्यूसेस दीज वेव्स बाय ऑसिलेटिंग सर्किट्स। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उनमें जो ऑसिलेशंस कराए जाते हैं, LC ऑसिलेशंस जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो ड्यूरिंग दीज ऑसिलेशंस वी प्रोड्यूसेस व्हाट? वी प्रोड्यूसेस दीज वेव्स। Clear? During these oscillations these waves are produced
एंड नाउ द क्वेश्चन इज वेयर वी यूजेस दीज वेव्स। सो सबसे पहला और एक ही जनरली यूज है इसका, दैट इज इन वायरलेस कम्युनिकेशन। इन वायरलेस कम्युनिकेशन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मार्कोनी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन सबसे पहले करके दिखाया था यूजिंग दीज वेव्स। क्लियर? और 50 किलोमीटर तक की रेंज में उन्होंने करके दिखाया था। चलिए, तो अभी स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन आपने समझ ली, स्पेक्ट्रम क्या है वो आपने समझ लिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं स्पेक्ट्रम का जो सबसे पहला कंपोनेंट है उसकी, ठीक है। अब इसमें सबसे फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारे पास है वो है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के बारे में बात करेंगे। तो रेडियो वेव्स बेसिकली जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स एंड सारी के सारी वेव्स के बारे में डील करेंगे। तो इसमें बेसिकली मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा हर एक वेव के अंदर। सबसे पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसी रेंज बताऊंगा उसकी क्या है, आफ्टर दैट वेवलेंथ रेंज क्या है, देन उसको हमने कैसे प्रोड्यूस किया, एंड देन उसकी यूजेस क्या थे, ये आपने समझना है। क्लियर? तो आइए जरा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज। तो रेडियो वेव्स की अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो 5 × 10⁵ हर्ट्ज से स्टार्ट होकर 10 × 10⁹ हर्ट्ज तक जाती है, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज ये होती है, राइट। अब इसके बीच में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की डिफरेंट टाइप की रेडियो वेव्स होती हैं, राइट। बट मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है हमारी रेडियो वेव्स की वो ये है, और मैक्सिमम क्या है 10⁹ हर्ट्ज है, राइट। इसके बाद जो वेवलेंथ रेंज है हमारी वो क्या है 6 × 10⁻² मीटर से स्टार्ट होकर 0.3 मीटर तक चली जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, 0.3 मीटर इसकी मिनिमम वेवलेंथ रहेगी। जो हमारी रेडियो वेव्स होंगी उनमें सबसे मिनिमम वेवलेंथ 0.3 मीटर रहेगी, और मैक्सिमम कहां तक जा सकती है 600 मीटर तक जा सकती है। क्लियर? ये हमारी वेवलेंथ होगी। अब क्वेश्चन आता है कि इनको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। तो प्रोड्यूस करा जाता है बाय ऑसिलेटिंग सर्किट्स। जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उनमें जब ऑसिलेशन कराया जाता है, एलसी ऑसिलेशन आपने पढ़ा रखा है चैप्टर नंबर 7 में, तो ड्यूरिंग दीज ऑसिलेशंस, दीज ऑसिलेटिंग सर्किट्स के थ्रू ईएम वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये हमारी कौन सी वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं। फाइन। आफ्टर दैट आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज यूजेस। यूजेस में आपका सबसे पहले होगा कि भाई हम रेडियो वेव्स को कहाँ यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रेडियो वेव्स हमारी कहाँ यूज होती है, वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज होती है, ठीक है। अब वायरलेस कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, जो भी आप अपने सराउंडिंग में कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू हो, या फिर इंटरनेट के थ्रू हो, या फिर टेलीविज़न के थ्रू हो, या फिर आपका जो है सैटेलाइट के थ्रू हो, any mode of communication, wireless communication, right, whether it is TV, FM, रेडियो, स्काई वेव प्रोपेगेशन के अंदर जो सारा हमारा जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो सब आ जाते हैं, एंड सेलुलर फोन के थ्रू जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, मोबाइल फोन के थ्रू जो कम्युनिकेशन करते हैं, इन ऑल दीज कम्युनिकेशंस ये हमारी वेव्स यूज होती हैं, ठीक है। तो यूज समझ आ गया, वायरलेस कम्युनिकेशन में हम रेडियो वेव्स को यूज करते हैं, राइट। आइए जरा नेक्स्ट टाइप की वेव्स की बात करेंगे। नेक्स्ट वेव्स है हमारे पास माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट जो स्पेक्ट्रम का नेक्स्ट कंपोनेंट है वो माइक्रोवेव्स है। अब ये माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 1 × 10⁹ हर्ट्ज से स्टार्ट होती है और 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तक चली जाती है। क्लियर? अब आप देखो कि फ्रीक्वेंसी रेंज इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी हमारी माइक्रोवेव्स की ज्यादा है एज कंपेयर टू रेडियो वेव्स। इसका मतलब ये हो गया कि इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, इन वेव्स के पास एनर्जी ज्यादा होगी, राइट। इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग इट मींस एनर्जी इज इंक्रीजिंग, राइट। इफ द वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग एनर्जी इज डिक्रीजिंग। बट यहाँ वेवलेंथ देखो आप कम हो रही है, 0.3 पहले मिनिमम थी, अब ये मिनिमम कहां तक चली जा रही है 10⁻³ तक। इट मीन 0.001 मीटर तक की वेव्स यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं। सो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, राइट। सो ये वेवलेंथ रेंज होगी। इसके बाद इनको प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इनका प्रोडक्शन क्या है, तो कैलिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन के थ्रू हम प्रोड्यूस करते हैं। ये डिवाइसेस होती हैं बेसिकली जिनमें हम बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और उसके थ्रू ये हमारी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, राइट। या फिर गन डायोड के थ्रू भी हम मैग्नेटिक ये जो माइक्रोवेव्स हैं इनको प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो डायोड आप पढ़ोगे लास्ट चैप्टर में आपका, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है हमारी, इसमें डायोड को हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम
माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब इनका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, माइक्रोवेव्स हमारी इनकी यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं ये समझना है। तो सबसे पहला यूज़ है हमारा इन रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। एयरक्राफ्ट नेविगेशन, जो रडार के थ्रू जो हम एयरक्राफ्ट का नेविगेशन देते हैं, जो उसमें डायरेक्शंस बताते हैं कि किस डायरेक्शन में आपने जाना है, वो डायरेक्शन जो है कैसे पता चलती है, माइक्रोवेव्स के थ्रू ही पता चलती है। क्लियर, माइक्रोवेव्स ही यूज करी जाती है वहां पर। दूसरा है हमारा इन रडार टू डिटेक्ट द स्पीड ऑफ टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल एंड ऑटोमोबाइल्स। तो ये आपने देखा है ना, जब क्रिकेट मैच आता है तो उसमें टीवी की स्क्रीन पर जो स्पीड है बॉल की वो लिख के आ जाती है कि बॉलर ने इतनी स्पीड से बॉल को फेंका है। तो अब क्या वहां बॉल के साथ कोई मीटर अटैच्ड है? नहीं। वहां पर जो हम बेसिकली स्पीड को मेजर करते हैं, वो स्पीड कैसे डिटेक्ट करी जाती है, जो रडार वहां पर लगा होता है उसमें माइक्रोवेव्स यूज होती है और वो माइक्रोवेव्स के थ्रू हम स्पीड को डिटेक्ट करते हैं। क्लियर। तो टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल और ऑटोमोबाइल्स की जो स्पीड होती है, इसको माइक्रोवेव्स के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, ठीक है। कि क्रिकेट बॉल, जब प्लेयर क्रिकेट जब बॉल फेंकता है तो उसकी स्पीड कैसे डिटेक्ट होती है, कौन सी वेव्स यूज होती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह से आएंगे। वो बोल देगा कि ये वाली वेव्स जो टेनिस बॉल की स्पीड मेजर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो वेव्स यूज होती हैं उनका नाम बताओ, फ्रीक्वेंसी रेंज बताओ और उनकी वेवलेंथ बताओ। या फिर ये बोलेगा कि माइक्रोवेव्स की यूजेस बता दो क्या है, ठीक है। नेम बता देगा, यूजेस आपको खुद को बताने होंगे, या उनको कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो बता दो, ठीक है। थर्ड यूज है हमारा इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग। तो आजकल हम माइक्रोवेव्स में कुकिंग के लिए यूज करते हैं, राइट। तो कुकिंग के लिए भी हम माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। एंड फोर्थ वन इज टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स ऑन द ट्रैक्स इन द माइक्रोवेव कंट्रोल रूम्स। तो जो रेलवे का कंट्रोल रूम होता है, माइक्रोवेव कंट्रोल रूम, उससे हम क्या करते हैं, उस कंट्रोल रूम से जो ट्रेन हमारी चल रही है ट्रैक पर, उसकी स्पीड को, उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि वो ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, किधर जा रही है। वो सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशंस हमारी आती हैं उस कंट्रोल रूम के अंदर, वो किसकी वजह से आती हैं, वो माइक्रोवेव की हेल्प से ही डिटेक्ट करा जाता है। क्लियर। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट यूजेस थे माइक्रोवेव्स के, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो माइक्रोवेव जो हमारे 7 के 7 मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उसमें एक माइक्रोवेव, एक्स रेज और गामा रेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अल्ट्रावायलेट भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बट ये 3 तो बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोवेव, एक्स रेज और आपकी गामा रेज, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्पेक्ट्रम हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है इंफ्रारेड वेव्स। तो इनकी फ्रिक्वेंसी और थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारी 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर और 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक चली जाती हैं। क्लियर। ये हमारी फ्रिक्वेंसी रेंज है। इसके बाद वेवलेंथ रेंज की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ रेंज इनकी और कम हो जाएगी, 10⁻³ से लेकर और 10⁻⁻7 मीटर तक की रेंज हो जाती है। क्लियर। तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, मतलब इनकी एनर्जी और ज़्यादा होगी। इनकी एनर्जी रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव से भी ज्यादा होती है। क्लियर। नाउ इनको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन कैसे होगा इन इंफ्रारेड वेव्स का, ये हमें समझना है। क्लियर। तो प्रोडक्शन होता है बाय द वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब जो हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पर, तो उन वाइब्रेशंस के थ्रू हम क्या करते हैं, EM वेव्स जो प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारी कौन सी वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। क्लियर। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है यूजेस। तो इनके यूजेस काफ़ी सारे यूजेस हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़, वी यूजेस दीज इंफ्रारेड वेव्स इन फिजिकल थेरेपी टू ट्रीट द मस्कुलर स्ट्रेन। ठीक है, जो हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए हम इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ करते हैं। क्लियर। तो ये फिजिकल थेरेपी में यूज होती है। इसके बाद दूसरा यूज है हमारा टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द सैटेलाइट बाय यूजिंग सोलर सेल्स, मतलब हम सोलर सेल्स के थ्रू जो सैटेलाइट्स होते हैं हमारे, उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसके फॉर्म में, इंफ्रारेड वेव्स के फॉर्म में।
राइट। तो ये दूसरा यूज हो गया। तीसरा है टू टेक द फोटोग्राफ ड्यूरिंग फॉग एंड स्मोक। तो जब बहुत ज़्यादा फॉग होता है तो उस टाइम क्लियर पिक्चर नहीं आ पाती है, तो उसके लिए हम कौन सी वेव्स को यूज़ करते हैं, हम बेसिकली इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ करते हैं, जिससे कि पिक्चर हमारी थोड़ी सी क्लियर आ जाए, राइट। एंड फोर्थ वन इज इन ग्रीन हाउस टू कीप द प्लांट्स वार्म। जो प्लांट्स होते हैं हमारे, उनको हीट मिलती रहे, काफ़ी देर तक उनके पास हीट रहे, तो उसके लिए हम इंफ्रारेड वेव्स का ही यूज़ करते हैं, बिकॉज इनकी वेवलेंथ काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर वो हमारी उस हाउस के अंदर, उस ग्रीन हाउस के अंदर इस रेंज की इस वेवलेंथ रेंज की जो हमारी एनर्जी होगी तो वो बाहर नहीं आ पाएगी ज़्यादा, ठीक है। एंड फिफ्थ यूज इज इन रिवीलिंग द सीक्रेट्स राइटिंग्स ऑन द एंशिएंट बॉल्स। जो हमारे पुराने ज़माने की जो हिस्ट्री थी, वहाँ पर जो बॉल्स पर कुछ लिख दिया जाता था, उसको जानने के लिए, उसको रिवील करने के लिए कि उन बॉल्स पर वो हमारे जो डायग्राम वगैरह, पिक्चर्स वगैरह होती थी, उन पर क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ने के लिए बेसिकली इंफ्रारेड वेव्स का ही यूज होता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज है। इसके बाद 6 वन इज टू चेक द प्योरिटी ऑफ केमिकल्स। केमिकल हमारा कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इंफ्रारेड वेव्स को ही यूज करते हैं। क्लियर, इंफ्रारेड वेव्स को ही हम यूज करते हैं। आइए जरा नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा स्पेक्ट्रम का, वो है विजुअल लाइट, जो कि हम नॉर्मली, जिसकी वजह से हम जो भी कुछ अपने सराउंडिंग में देख पा रहे हैं, वो सब विजिबल लाइट की वजह से ही है। जो हमें सन से मिल रही है या जो ट्यूब लाइट वगैरह इन सब से मिलती है, वो सब विजिबल लाइट है। क्लियर। इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज काफ़ी ठीक ठाक होती है, इसलिए इसके पास एनर्जी भी होती है। एंड फ्रिक्वेंसी रेंज जो है हमारी 4 × 10⁻14 से स्टार्ट होकर 8 × 10⁻14 तक होती है। तो ये बहुत बड़ा रेंज नहीं है, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम नहीं है। विजुअल के अंदर आपने पढ़ा होगा विबजियोर आ जाता है, ये कलर्स हो जाते हैं, ठीक है, ये कलर्स आ जाते हैं। तो इन सारे कलर्स को अगर हम देखें तो ये सारे के सारे हमारे कलर्स इसी फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर होते हैं। इन सारे कलर्स की जो हमारी एनर्जी होगी वो इसी फ्रिक्वेंसी रेंज में होती है। जो सबसे हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो वेव्स होंगी उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और जो सबसे हाई वेवलेंथ जिसकी होगी, सबसे हाई वेवलेंथ कहाँ होगी, ये होगी। अब वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड कलर की। क्लियर। तो दैट इज़ वाई हम ये कहते हैं कि ये हमारा बेसिकली स्पेक्ट्रम है। जो ये जो रेड कलर है, ये हमारा जब एटमॉस्फेयर से जाता है तो बेसिकली ज़्यादा इसमें स्कैटरिंग नहीं होती है, राइट। अच्छा, अब हम वेवलेंथ रेंज की अगर बात करें इसकी, तो वेवलेंथ रेंज हमारी 4 × 10⁻⁷ मीटर से स्टार्ट होकर और 8 × 10⁻⁷ मीटर तक चली जाती है इसकी। और कैसे प्रोड्यूस करते हैं इसको, तो इसको प्रोड्यूस करते हैं बाय द एक्साइटेशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। मीन्स जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, यू कैन से इन अ नैनो सेकेंड, वो हमारा इलेक्ट्रॉन दोबारा से अपनी स्टेट में रिटर्न करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी दोबारा उसी स्टेट में रिटर्न करता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, और ये जो एनर्जी होती है यही तो विजुअल लाइट है, ठीक है, यही हमारी विजुअल लाइट होती है। क्लियर। अच्छा, यूज कहाँ है, तो यूज के लिए अब आपको कुछ अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है विजुअल लाइट का यूज कहाँ होता है। नॉर्मली विजुअल लाइट का यूज हम देखने के लिए करते हैं, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जो हमारी इस सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं जिनको हम देख पा रहे हैं, दे आर जस्ट बिकॉज लाइक विजुअल लाइट। क्लियर। तो विजुअल लाइट की वजह से ही हम देख पा रहे हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्पेक्ट्रम पर। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है स्पेक्ट्रम का, उसके ऊपर बात करते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज इंपॉर्टेंट है, ये अल्ट्रा वायलेट रेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज की अगर हम बात करें तो इसमें फ्रिक्वेंसी रेंज हमारी 8 × 10⁻14 से और 16 तक चली जाती है। 10⁻16 तक चली जाती है। एनर्जी बढ़ गई इसकी, सबसे ज़्यादा एनर्जी अभी तक जो हमने पढ़ी उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी हो गई। वेवलेंथ हमारी इन सब में कम हो जाएगी, ठीक है, मतलब इनकी वेवलेंथ हमारी जो अभी हमने पढ़ा है माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, इन सब से कम होती है, विजुअल लाइट से भी कम होती है, ठीक है।
तो ये वेवलेंथ हमारी कम होगी, कहाँ से कहाँ, 4 × 10⁻⁻7 से लेकर 6 × 10⁻⁹ मीटर तक जाएगी। प्रोडक्शन कैसे होगा, बाय द एक्साइटेशन ऑफ एटम्स एंड स्पार्किंग। तो एक्साइटेशन ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही, अगर मुझे एटम्स को एक्साइटेड करना है तब वहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारी कौन सी एनर्जी होती है, अल्ट्रावायलेट एनर्जी होती है, ठीक है। और स्पार्किंग से भी हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो भी हमारी अल्ट्रावायलेट एनर्जी होती है। अब इनका यूज़ कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहला यूज़ तो हो जाता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, जो सन है हमारा वहाँ से भी हमें अल्ट्रावायलेट रेज मिलती हैं बहुत सारी, बट जो ओजोन लेयर होती है हमारी, ओजोन लेयर क्या करती है, इन अल्ट्रावायलेट रेज को, अल्ट्रावायलेट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए ये हमारे अर्थ सरफेस तक नहीं आ पाती हैं, अदरवाइज ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। सो ओजोन लेयर एक तरह से एक प्रोटेक्शन का काम करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को, अल्ट्रावायलेट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर। सो हम ये भी कह सकते हैं कि इनको प्रोड्यूस हम कहाँ से कर सकते हैं, सन से भी हमें अल्ट्रावायलेट रेज मिलती है। अब यूजेस में सबसे पहला यूज कहाँ है, इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, टू स्टडी द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एनी सब्सटेंस। सेकेंड यूज टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया फॉर स्टरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हम अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल कर लेते हैं। बर्गलर अलार्म में भी हमारी अल्ट्रावायलेट रेज यूज होती हैं, जो घरों के बाहर हम बर्गलर अलार्म लगा देते हैं उनको, उनमें भी हमारी अल्ट्रावायलेट रेज का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फोर्थ, टू डिटेक्ट द फिंगरप्रिंट्स एंड फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स इन द फॉरेंसिक लैब। तो जो हमारे सस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, फॉरेंसिक लैब में जब जांच होती है तो वहाँ पर भी इन्हीं वेव्स का, अल्ट्रावायलेट रेज का ही यूज़ करा जाता है, जिससे कि फिंगरप्रिंट्स का पता चलता है कि वो फिंगरप्रिंट्स किसके हैं। क्लियर। एंड आफ्टर दैट टू प्रिजर्व द फूड, फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। केमिकल्स भी यूज होते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, बट अल्ट्रावायलेट रेज भी यूज हो जाती हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए। क्लियर। तो ये हमारे यूजेस थे। अच्छा, अब एक और भी एक इम्पॉर्टेंट यूज है इसका, NRO वाटर, ठीक है। तो जो वाटर प्यूरीफायर होता है हमारा, वाटर प्यूरीफायर में भी हम इसको यूज करते हैं। क्लियर है। तो फॉर वाटर प्यूरीफायर भी हम अल्ट्रावायलेट रेज को, UV रेज को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरेज। 6 जो स्पेक्ट्रम है ये एक्सरेज है, और एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ये 5 × 10⁻16 से स्टार्ट होकर 10⁻21 तक जाती है। वेवलेंथ रेंज की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ रेंज हमारी 3 × 10⁻⁻8 से लेकर और -13 तक चली जाती है। आप देख पा रहे हो बहुत कम वेवलेंथ है इसकी, बहुत कम वेवलेंथ का मतलब बहुत ज़्यादा इसमें वेव नेचर है, राइट। बहुत ज़्यादा एनर्जी है इस वेव के अंदर, राइट। अब एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली वो वेव हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल बन जाती है, ठीक है। तो एक्सरे, अब क्योंकि एक्सरे तो बहुत सारी जगह पर हम यूज़ करते हैं, बट उसको यूज़ करने से पहले हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे ही यूज़ नहीं होता कि कोई भी वेव आप एक्सरे लेकर और यूज़ करना स्टार्ट कर दो, उसको यूज़ बहुत केयरफुली करा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक वेव है, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकती है, राइट। अब एक्सरे को कैसे प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली, तो एक्सरे हमारी सबसे पहले एक्सरे ट्यूब्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है, ठीक है, या फिर बाय द एक्साइटेशन ऑफ इनर सेल्स इलेक्ट्रॉन। अभी हमने जो पीछे अभी जो वेव्स की बात करी थी, विजुअल लाइट की जो बात करी थी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हमने विजुअल लाइट को प्रोड्यूस किया था, बट यहाँ पर अगर हम एक्सरेज की बात करें तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनर सेल का मतलब जो अंदर वाली सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम उनको एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर भेजेंगे तो जब वो रिटर्न आते हैं तो एनर्जी जो रिलीज करते हैं वो एनर्जी हमारी एक्सरेज के फॉर्म में रिलीज होती है। क्लियर। तो अब बात करते हैं यूजेस की। तो यूजेस, सबसे पहला यूजेस होता है सर्जरी में। सर्जरी में हम कहाँ यूज करते हैं, इन सर्जरी टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर्स, डिसीज ऑर्गन एंड स्टोन इन द बॉडी। जो स्टोन वगैरह हो जाता है बॉडी में, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सरेज को, ठीक है।
या फिर किसी भी डिसीज्ड ऑर्गन को डिटेक्ट करने के लिए भी हम एक्सरेज को यूज़ करते हैं। फ्रैक्चर्स कहाँ हुआ है वो फ्रैक्चर डिटेक्ट करने के लिए भी हम एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। इसके बाद दूसरा हमारे पास है इन रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में हम इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। रेडियोथेरेपी में बेसिकली हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, स्किन डिसीजेस को क्योर करने के लिए, ठीक है। जो स्किन डिसीजेस नॉर्मली हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो उनको क्योर करने के लिए हम रेडियोथेरेपी करते हैं। रेडियोथेरेपी में जो रेज यूज होती हैं ये हमारे पास कौन सी रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, ठीक है, एक्स रेज होती हैं। तीसरा इन इंजीनियरिंग यूज करते हैं। इंजीनियरिंग में कहाँ यूज होता है, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं बेसिकली ब्रिज वगैरह बनते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, जो हमारे पोल्स वगैरह बनते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन एक्स रेज को टू डिटेक्ट द फॉल्ट्स और क्रैक्स और फॉर द टेस्टिंग ऑफ वेल्डिंग, कि कहीं ब्रिज के अंदर फॉल्ट तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एक्स रेज की हेल्प लेते हैं। क्योंकि बाहर से आपको दिख जाएगा कोई क्रैक होगा बट इनसाइड कोई क्रैक तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम बेसिकली एक्सरेज का यूज करते हैं। और बहुत बार हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का भी यूज कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड का भी यूज कर लेते हैं ये क्रैक वगैरह डिटेक्ट करने के लिए। क्लियर। फोर्थ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारा डिटेक्टिव डिपार्टमेंट्स में भी यूज होती है ये, टू डिटेक्ट द एक्सप्लोसिव गोल्ड सिल्वर इन द बॉडी ऑफ स्मगलर। तो ये जो हमारे एक्सप्लोसिव वगैरह होते हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए भी हम बेसिकली किसको यूज़ करते हैं, एक्स रेज को ही यूज़ करते हैं। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट्स जो होते हैं हमारे वो डिपार्टमेंट्स एक्स रेज को ही यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट दीज एक्सप्लोसिव्स और गोल्ड और सिल्वर इन द स्मगलर इन द बॉडी ऑफ स्मगलर। क्लियर। एंड फिफ्थ वन इज इन साइंटिफिक रिसर्च में भी इनका यूज होता है। कहाँ यूज होता है, बेसिकली हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कि वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसको देखने के लिए, उसको पता लगाने के लिए हम जब रिसर्च करते हैं तब यूज करते हैं। एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है उसको पता लगाने के लिए भी हम एक्स रेज का ही यूज़ करते हैं। तो ये एक्स रेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास है गामा रेज। गामा रेज में क्या है, गामा रेज में बेसिकली इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज बहुत हाई हो जाती है। फ्रिक्वेंसी रेंज हाई होने की वजह से इनकी एनर्जी बहुत हाई है, इसलिए बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज है ये, ठीक है। तो अगर मैं इनकी बात करूं फ्रिक्वेंसी की, तो ये 10⁻18 हर्ट्ज से स्टार्ट होकर 10⁻22 हर्ट्ज तक चली जाती है। तो टू मच हाई एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी सबसे ज़्यादा होती है। गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर। इसके बाद बात आती है वेवलेंथ रेंज। तो वेवलेंथ रेंज हमारी बेसिकली है 1 × 10⁻10 मीटर से 0.6 × 10⁻14 मीटर तक। कितनी शॉर्ट वेवलेंथ की वेव्स हैं ये, बहुत ज़्यादा इसमें वेव नेचर है, राइट। सो बहुत ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ है, दैट इज़ वाई एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर। कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ये आप जानते हो न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोड्यूस होता है। और न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें से इन वेव्स को, इन गामा रेज को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली होती रहती हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में से, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमारी गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं। इनका यूजेस कहाँ है, सबसे पहले तो हम जो बेसिकली जो गामा थेरेपी करते हैं या फिर हम जिसको लेजर थेरेपी बोलते हैं, वहाँ यूज करते हैं टू ट्रीट द कैंसर और ट्यूमर्स। देन नंबर 2 हम कहाँ यूज करते हैं, टू प्रिवेंट द फूड स्टफ्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एज सॉफ्ट गामा रेज किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो सॉफ्ट गामा रेज होती हैं वो इनको किल कर देती हैं, दैट इज बाय हमारा फूड जो है लॉन्ग टाइम तक रह सकता है। तो वहाँ भी हम गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं। बट द पॉइंट इज दैट वेयर वी यूज सॉफ्ट गामा रेज, मतलब लो फ्रिक्वेंसी वाली गामा रेज को यूज करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वाली गामा रेज यूज नहीं होती हैं। थर्ड वन इज टू टेक द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए भी हम किसको यूज करते हैं, गामा रेज को
यूज करते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास 7 के 7 वेव्स थी और उनके सारे के सारे स्पेक्ट्रम को हमने डिस्कस करा। क्या फ्रीक्वेंसी रेंज थी, क्या वेवलेंथ रेंज थी, वो सारी चीज़ें हमने बात करी। इसके बाद प्रोडक्शन की बात की, यूजेस की बात की। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बन जाता है कि अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह के आएंगे हमारे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर तो आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में किस तरह के बन सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस देखने के लिए आपको यहाँ पर मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटैच करे हुए हैं, तो उनको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमने पढ़ा है क्या ये सफिशिएंट है आंसर देने के लिए या फिर नहीं है, राइट। तो अब हम करेंगे यहाँ पर PYQs। इस चैप्टर से जो लास्ट 10 ईयर्स में जो PYQs पूछे गए हैं वो PYQs को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि 1 मार्क में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो आप सबसे पहला क्वेश्चन अगर यहाँ देखोगे तो इसमें क्या है, वाई आर माइक्रोवेव्स कंसीडर्ड सुटेबल फॉर रडार सिस्टम यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट नेविगेशन। बिकॉज उनकी जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है वो काफ़ी लो होती है और वेवलेंथ हमारी काफ़ी हाई होती है, दैट इज़ वाई माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन द रडार सिस्टम। अब ये मैंने आपको पढ़ाया था कि रडार सिस्टम में कौन सी वेव्स यूज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको दिख रहा है रडार सिस्टम में एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं। क्लियर? अब क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी, और या फिर ये बोलो कि इनकी वेवलेंथ रेंज काफ़ी कम होती है। सो दैट इज़ वाई वी यूज़ माइक्रोवेव्स। क्लियर? जो कि हमारे एयरक्राफ्ट की वेव्स के साथ मैच कर जाती है, एयरक्राफ्ट में से जो वेव प्रोड्यूस होती है उनके साथ मैच करती है, राइट। इसके बाद देखो इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ है, बेल्डर वियर्स स्पेशल गॉगल्स और फेस मास्क विद ग्लास विंडोज टू प्रोटेक्ट देयर आइज फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। नेम द रेडिएशंस एंड राइट द रेंज ऑफ देयर फ्रिक्वेंसी। तो कौन सा रेडिएशन वहाँ पर एमिट होता है उसका नेम लिखना है और आपको उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज लिखनी है, ठीक है। तो अब ये आप कर सकते हो, यहाँ पर कौन सा रेडिएशन एमिट होगा वो आपने देख लेना है कि जितने भी मैंने आपको रेडिएशंस पढ़ाए उसमें कौन सा रेडिएशन बेसिकली एमिट होगा ड्यूरिंग द बेल्डिंग, ठीक है। बेल्डिंग करते टाइम हमारे पास कौन सा रेडिएशन एमिट होता है। इसके बाद ये क्वेश्चन इसमें क्या है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स सेम फॉर द माइक्रोवेव्स ऑफ वेवलेंथ 1 mm एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ 600 एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम। तो यहाँ पर अब आपको लिखना है कि जब ये वेव्स हमारी ट्रेवल करेंगी तो क्या चीज़ सेम रहेगी, तो स्पीड सेम रहेगी। ध्यान रखना स्पीड हमारी सारी की सारी वेव्स की सारी जो हमारी वेव्स हैं EM वेव्स हैं उनकी सबकी स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको यहाँ नोट कर सकते हो आप। देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, उसमें क्या है, व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स रिलेटेड टू ईच अदर एंड रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसका मैंने नेचर बताया था, ट्रांसवर्स नेचर होता है EM वेव्स का, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर्स जो होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर्स बोलते हैं, दे आर जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज द प्रोपेगेशन, ठीक है। तो ये प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं और आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर? इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटिंग चार्ज फ्रीक्वेंसीज। मतलब ऑसिलेटिंग सर्किट्स जो हमारी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, जो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। तो ऑसिलेटिंग सर्किट कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो वहाँ आप उसको देख सकते हो वहाँ से। इसके बाद इन व्हाट वेज आर द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसमें मैंने ट्रांसवर्स नेचर बताया, दे आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप ट्रांसवर्स नेचर वाला जो ग्राफ बनाया था, एनवेलप जो मैंने बनाया था, वो ड्रॉ कर सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। देन एक्सप्रेस द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ EM वेव इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में भी कराया था कि जो पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप वेलोसिटी से रिलेट करोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू E0 अपॉन V0। इसमें आप C भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। C इज इक्वल्स टू E0 अपॉन V0, ठीक है। ये समझ आगे कैसे रिलेट करते हैं स्पीड ऑफ EM वेव, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो C इज इक्वल्स टू E0 अपॉन V0। क्लियर है?
नेक्स्ट और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और कौन से। अब देखो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ है, ईयर भी लिखा हुआ है, कहाँ कब पूछा गया ये क्वेश्चन। क्लियर। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन, व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। तो आपको पता है जेड के अलोंग अगर हमारी वेव ट्रेवल कर रही तो कहाँ होना चाहिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होंगे, बाई और एक्स पर होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं, ट्रांसवर्स नेचर होता है। देखो नेक्स्ट, हाउ आर रेडियो वेव्स प्रोड्यूस। तो रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं मैंने प्रोडक्शन में बताया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। राइट टू यूजेस ऑफ माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की यूजेस बहुत सारे बताए हैं, 2 यूजेस कोई से आपने लिख देने हैं। विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम हैज लार्जेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। अभी बताया था लास्ट में, गामा रेज की सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ठीक है। तो गामा रेज वाला जो स्पेक्ट्रम है हमारा वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट होता है, पेनिट्रेटिंग पावर रखता है, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुज वेवलेंथ लाइज इन द रेंज ऑफ दिस। सो अब इतनी वेवलेंथ किसकी होती है वो आप स्पेक्ट्रम से देखो और फटाफट से आंसर कर दोगे कि कौन सी हमारी स्पेक्ट्रम के अंदर कौन सी वेव है जिसकी वेवलेंथ इतनी होती है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो आपको पता है कम्युनिकेशन में हमेशा कौन सा स्पेक्ट्रम यूज होता है, रेडियो वेव्स यूज होती है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम रेडियो वेव्स को यूज करते हैं, ये भी मैंने बता रखा है। राइट द फॉलोइंग रेडिएशंस इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू देयर फ्रीक्वेंसी। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कम से ज्यादा की तरफ जाना है। तो कम सबसे कम किसकी है, यहाँ पर देखो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, उसके बाद हमारे पास माइक्रोवेव्स की, उसके बाद अल्ट्रावायलेट की, उसके बाद एक्सरेज की है। तो इनका असेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे आराम से। नेम द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ दिस एंड मेंशन इट्स वन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब यूज आपने बताना है, जिसकी वेवलेंथ 10⁻⁻, नॉट 12, इट इज 2 बेसिकली, -2 मीटर होती है उसकी, उसका नाम लिखना है एंड उसका एक कोई यूज बताना है। तो इजी है। आप देखिए 2 मार्क्स में भी कुछ क्वेश्चंस इसी तरह के पूछे गए हैं। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में आप कर सकते हो, सबसे पहले ज्यादा वेवलेंथ देन कम वाली। तो सबसे ज्यादा किसकी है, इंफ्रारेड की वेवलेंथ, इसकी माइक्रोवेव की ज्यादा होगी, इंफ्रारेड की कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट कुछ हमारे पास और क्वेश्चंस हैं, ये देखते हैं ये वाले क्वेश्चंस, इसको छोड़ दो आप। तो इसमें देखो टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस बिलोंग्स। तो ये आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम से हो जाएगा आराम से। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इजीली कर सकते हो इसको। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच नंबर 1 मेंटेन्स अर्थ वार्म। अर्थ को वार्म रखने के लिए कौन सी वेव्स यूज होती है, ठीक है, उनको लिखना है। एंड आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। एयरक्राफ्ट नेविगेशन में आपको पता है कौन सी वेव यूज करते हैं, और हीटिंग के लिए कौन सी वेव यूज करते हैं ये भी आपको पता है, ठीक है। तो आप इनको बता सकते हो। बेसिकली हम कौन सी वेव्स यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स होती है हमारी जो अर्थ को वार्म रखती है, जो ग्रीन हाउस में यूज करते हैं बेसिकली, राइट। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ्स। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है उसको लिखना है आपने। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, यहाँ पर माइक्रोवेव्स की सबसे ज्यादा होगी, फिर इंफ्रारेड की उससे और कम हो जाएगी, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, एंड गामा रेज। तो इनको आप आराम से अरेंज कर सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि आपको बता रखा है। एंड राइट 1 यूज ईच ऑफ एनी 2 ऑफ देम। उनमें से किसी 2 का एक यूज भी लिखना। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये आपका दिल्ली में 2013 में आया हुआ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड। कैसे इंफ्रारेड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं ये आप इजीली बता सकते हो। व्हाई आर दीज रेफर्ड एज हीट वेव्स, राइट देयर 1 इंपॉर्टेंट यूज। हीट वेव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, इनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर देती हैं अगर ये वेव्स जहाँ भी प्रोड्यूस हो रही होंगे, दैट इज वे दे आर नॉन एज हीट वेव्स। और उनका एक एप्लीकेशन लिखना है, एक यूज लिखना है आपने। नेक्स्ट देखो, नेम द कंस्टिट्यूएंट रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। आपको पता है कौन सा रेडिएशन यूज होता है एयरक्राफ्ट में। एंड स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर किससे स्टडी करते हैं अभी मैंने बताया था, तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री के 2 नंबर है, ठीक है।
इसके बाद राइट द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ईच, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी आपने बतानी है, हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन कितना इजी, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी रेंज। तो आराम से इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो सारे के सारे क्वेश्चंस मिल पा रहे हैं जितना आपने स्पेक्ट्रम से रिलेटेड पढ़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस करे हैं, लगभग 20 से 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ही रिलेटेड है, अगर आप एक दो क्वेश्चंस को छोड़ दो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला पोर्शन, मतलब ये लेक्चर जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस चैप्टर का। अच्छा, कुछ और भी क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर देखो। नेम वन मेथड ईच फॉर द प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एक्सरेज। तो कैसे प्रोड्यूस करते हैं एक्सरेज को, वो आपने यहाँ एक लिखना है, लिख दोगे आराम से। डिटेक्ट कैसे करते हैं वो भी आप लिख सकते हो डिटेक्टर के थ्रू, ठीक है। एंड कौन सा डिटेक्टर यूज होता है ये आप देख लेना कि एक्सरेज को कैसे डिटेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, राइट वन मेथड दिस वन ईच ऑफ प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव का डिटेक्शन भी आप देख सकते हो, माइक्रोवेव का प्रोडक्शन कैसे करते हैं ये तो हमने ऑलरेडी करा हुआ है। डिटेक्शन का आप देख लो कि किसके थ्रू, तो बेसिकली डिटेक्टर्स यूज करते हैं। अब कौन कौन से डिटेक्टर हम यूज करते हैं यहाँ पर वो आप देख सकते हो एक बार, राइट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर वो है, देखो 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो कैसा क्वेश्चन आएगा ध्यान से देखो। विच सेगमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो गामा रेज की हाईएस्ट होती है। हाउ आर दीज वेव्स प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस करते हैं ये बताना है। गिव वन यूज ऑफ दीज वेव्स, तो उनका यूज भी आपको बताना है, क्लियर। अच्छा, दूसरा पार्ट इसमें क्या है, विच ईएम वेव्स लाई नियर द हाई फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ द विजुअल पार्ट। विजुअल पार्ट की जो हाई फ्रीक्वेंसी एंड है उसके नियर कौन सी फ्रीक्वेंसीज लाई करते हैं, कौन सा ईएम वेव लाई करता है। एंड उसके बाद आपको गिव इट्स वन यूज इन व्हाट वे द कंपोनेंट ऑफ द लाइट हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमंस। कैसे हार्मफुल इफेक्ट होता है, तो बेसिकली उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होता है कुछ, जो कि हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल होता है, क्लियर। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी वाली विजुअल जो हमारी रेज होती है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, राइट। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन भी सिंपल है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन क्या है, नेम द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज सुटेबल फॉर द रडार ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन, बता रखा है ऑलरेडी। सीधे सीधे यूजेस आ रहे हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, तो डायग्नोस्टिक टूल में हम यूज करते हैं बेसिकली एक्सरेज को भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। और हमारी माइक्रोवेव्स भी यूज आती हैं, मस्कुलर स्ट्रेन में भी हम माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं। राइट इन ब्रीफ हाउ दीज वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो कैसे प्रोड्यूस करते हैं इन वेव्स को, उनका आपको नेम लिखना है बेसिकली। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये देखो ये भी 3 मार्क्स का है। स्टेट क्लियरली हाउ द माइक्रोवेव ओवन वर्क्स टू हीट अप टू द फूड आइटम containing water molecules, right? And why are microwaves found useful for the radar system in the aircraft navigation? तो आप आराम से कर सकते हो, माइक्रोवेव्स के बारे में बता रखा है ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट है गिव वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सबका यूज बताना है, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट है राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ ईच, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक जो लेक्चर नंबर 1 में बताई थी मैंने वो लिख देनी है, और एक एक यूज बताना है आपको रेडियो वेव्स का और माइक्रोवेव्स का, जो कि अभी इस लेक्चर में बता रखा है। नेक्स्ट देखो, नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट रेडिएशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच प्रोड्यूसेस इंटेंस हीटिंग इफेक्ट, जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा, उसको आपने बताना है कौन सा रेडिएशन है हमारा, राइट। एंड देन आपको बताना है एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर किसको ऑब्जर्व करती है, ये एब्जॉर्ब करती है बेसिकली अल्ट्रावायलेट को, तो मैंने ऑलरेडी अभी आपको बता रखा है। एंड यूज फॉर द स्टडिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये भी बता रखा है, ये भी आप कर सकते हो। राइट वन मोर एप्लीकेशन फॉर ईच ऑफ दीज रेडिएशंस, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास यूजेस हुए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, टू विच पार्ट ऑफ द, ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस बिलोंग। आप आराम से कर सकते हो इसको। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, लिख दोगे इसको आराम से। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच मेंटेन द आउट बाउंड। तो ये सारे क्वेश्चन उसी तरह के सारे क्वेश्चन आप देखो सेम क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये कोई
ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस कराए, राइट। ईच एंड एवरी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है जो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है या फिर जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है वेव्स की, ठीक है। तो ये मैंने लगभग आपको यहाँ पर 30 to 40 क्वेश्चंस बता दिए, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 30 to 40 क्वेश्चंस करा दिए हैं जो लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए हैं, और ये सबका आंसर आपको जितना मैंने आपको पढ़ाया है वहीं से मिल पा रहा है, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट है, इनके नोट्स आप बना लेना है और इनको अच्छे से इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज, यूजेस, डिटेक्शन और जो प्रोडक्शन है इनको आप लर्न कर लो, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना EM वेव्स जो कि चैप्टर 1 है आपका टर्म 2 का, वो खत्म कर दिया है, PYQs के साथ खत्म कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे आपकी रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से आगे उसको भी कंटिन्यू करेंगे। सो इस लेक्चर को कंप्लीट करो और नोट्स बनाओ, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपका जो डाउट है वो सॉर्ट आउट कर दिया जाए, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।